नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। मुनीम की मौत मामले में परिजनों को करीब 7.5 लाख रुपए के मुआवजे के भरोसे के बाद कोटा के भामाशाह मंडी में धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद अनाजों की नीलामी का काम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि भामाशाह मंडी में धान समेत दूसरे अनाजों की करीब 2.5 लाख बोरियों के चलते मंडी परिसर खचाखच भरा हुआ है। हालांकि अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मंडी खाली होने लगेगी और दूसरे किसानों को भी अपना अनाज बेचने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि भामाशाह कृषि उपज मंडी के पास एक ट्रक से कुचल जाने से एक मुनीम की मौत हो गई थी और इसके बाद उनके परिजनों ने 11 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग करते हुए काम का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी थी। काम के बहिष्कार की वजह से भामाशाह मंडी में अनाजों की खरीद पर रोक लग गई थी। हालांकि 7.5 लाख के मुआवजे पर मृतक मुनीम के परिवार वालों का धरना खत्म हो गया है और अब यहां अनाज की खरीद शुरू हो गई है। तो कृषि उपज मंडी समिति ने ऑर्डर दे दिए हैं दोनों कांटों को बंद करने के लिए। कांटों को बंद कर दिया गया है आज से। उसके अलावा जहां तक आर्थिक सहायता की बात है, 2 लाख रुपए ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन ने दिया है। 1 लाख रुपए जहां पर वो काम करते थे उनकी उससे दिलवाया गया है। जिसने भी इस नृत्य को देखा वो इसके सुर ताल में बन गए। ये तस्वीरें बूंदी उत्सव की है। दरअसल राजस्थान में गौरवशाली इतिहास और अनूठी स्थापत्य कला के लिए विख्यात बूंदी में बूंदी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। खास बात यह है कि बूंदी उत्सव को हर बार की तरह इस बार भी हाड़ौती के लोक कलाकारों ने अपनी बेहतरीन रंग बिरंगी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बेहद खास बना दिया है। बूंदी की अद्भुत चित्र शैली देशी विदेशी पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र है और जब भी यहाँ बूंदी उत्सव का आयोजन होता है बड़ी संख्या में प्रदेश के साथ साथ दुनिया भर के लोग बूंदी पहुँचते हैं। बूंदी उत्सव का आयोजन यूं तो हर साल होता है, लेकिन कोरोना की वजह से 2 साल बाद इसका आयोजन हो रहा है। हालांकि 2 साल बाद आयोजन के बाद भी इसकी चमक फीकी नहीं हुई है और पहले की तरह ही इस बार भी बूंदी उत्सव में लोगों की भीड़ जुट रही है। इसके तहत सुबह गणेश जी की पूजा अर्चना की, झंडारोहण था और चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन था, खेलकूद प्रतियोगिता थी, शाम को दीपदान और सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है और जिसमें भी राजस्थान के लोक कलाकारों को ही मौका दिया गया। बूंदी उत्सव एक अद्भुत है और बूंदी को प्राकृतिक दृष्टिकोण से उभार कर, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उभार कर राष्ट्रीय पटल पर, राजस्थान के पटल पर पर्यटकों को आकर्षित करने के दृष्टिकोण से यह अनुपम नृत्य है। हाथों में लिफाफे लिए खुशियां मना रहे ये लोग विद्यासागर महाराज के शिष्य या उन्हें मानने वाले हैं और ये लोग इसलिए इतने खुश हैं कि डाक विभाग ने जगत गुरु दिगंबराचार्य श्री श्री 108 विद्यासागर महाराज के संस्कृति शासनाचार्य स्वर्ण महोत्सव के मौके पर विशेष आवरण जारी किया है। आपको बता दें कि एक साथ पूरे देश में 14 जगहों पर भारतीय डाक विभाग की ओर से आचार्य विद्यासागर के संस्कृति शासनाचार्य स्वर्ण महोत्सव के मौके पर डाक लिफाफे के आवरण का विमोचन किया था और उसी को लेकर कोटा के लोग बेहद खुश हैं। आपको बता दें कि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक के बेलगाम के चिकोड़ी गांव में एक दिगंबर जैन परिवार में हुआ था। आचार्य श्री बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के रहे और फिर विद्यासागर जी ने सन 1967 में आचार्य देशभूषण जी से ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर लिया। इसके बाद महाकवि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से आषाढ़ शुक्ल पंचमी 30 जून 1968 रविवार को अजमेर में उन्होंने दिगंबर पद्धति से मुनि दीक्षा ली। इसके बाद उन्होंने नसीराबाद में आचार्य ज्ञान सागर से 22 नवंबर 1972 को आचार्य का पद ग्रहण किया। नोटों से भरी टोकरी में इतने नोट की गिनने में घंटों लग जाएं। वैसे अगर आप नोटों से भरी इस टोकरी को देखकर ये सोच रहे हैं कि ये काला धन है या फिर इसे लेकर आने वाले लोग इनकम टैक्स विभाग वाले हैं, तो आपकी सोच को झटका लगने वाला है, क्योंकि ये नोट नागौर की परंपरा का हिस्सा है और ये लोग उसी परंपरा को निभाने के लिए यहाँ आए हैं। इस खास रिवाज को मायरा कहा जाता है, जिसमें भांजे या भांजी की शादी पर मामा पैसे और आभूषण गिफ्ट में लेकर आते हैं। इस गिफ्ट को अपनी बहन को देना ही मायरा कहलाता है। इस बार मायरा की ये रस्म नागौर के देशपाल गांव में निभाई जा रही है,
जहां सीपू देवी के बेटे हिम्मत राम की शादी में उनके मामा अपनी बहन को मायरा देने आए हैं। इस रिवाज के तहत प्लास्टिक के 2 बोरों में नोट भरे हुए थे, जिन्हें टोकरी में सजाकर गिना गया। ये भी एक रिवाज है। शादी में पहुंचे पंच पटेल इसे गिनते हैं। हिम्मत राम की शादी में जो मायरा आया उसे गिनने में कई घंटे लग गए और टोकरी में जो रकम रखी है वो करीब 6 लाख रुपए है। माना जाता है कि मायरा का ये रिवाज मुगल काल से चला आ रहा है, जिसका निर्वाह कई जगह लोग आज भी करते हैं। और चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। लगातार मुश्किलों का सामना कर रही कांग्रेस पार्टी फिर एक बार मुश्किल में है, और इस बार भी किसी विरोधी की वजह से नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के नेता मनीष तिवारी की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी किताब में मुंबई हमले के बाद कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर मनमोहन सरकार की आलोचना की है। अपनी किताब में मनीष तिवारी ने लिखा है कि मुंबई हमले के बाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी लिखा है कि कार्रवाई न करना कमजोरी की निशानी है। मनीष तिवारी ने अपनी किताब 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स में लिखा है कि जब किसी देश को निर्दोष लोगों के कत्लेआम करने का कोई खेद नहीं तो संयम ताकत की पहचान नहीं है बल्कि कमजोरी की निशानी है। 26/11 एक ऐसा मौका था जब शब्दों से ज्यादा जवाबी कार्रवाई दिखनी चाहिए थी। उन्होंने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि एक वक्त आता है जब कार्रवाई शब्दों से ज्यादा बोलती है। 26/11 भी वो समय था जब कार्रवाई होनी चाहिए थी। मनीष तिवारी की किताब पर बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो तथ्य सामने आए हैं इसको कांग्रेस की विफलता का कबूलनामा कहना ही उपयुक्त होगा। सशस्त्र बलों और अन्य सुरक्षा संगठनों का 4 दिवसीय बहु एजेंसी अभ्यास खत्म हो गया है। कच्छ के क्रीक सेक्टर में हुए इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, तट रक्षक बल, BSF और गुजरात के सुरक्षा तंत्र को शामिल किया गया था। इस युद्ध अभ्यास में युद्धक ड्रोन समेत तमाम आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। इस बृहद अभ्यास का आयोजन सेना के दक्षिणी कमान ने किया था और इस दौरान वास्तविक परिस्थितियों में अपना लक्ष्य कैसे पूरा किया जाए अलग अलग एजेंसियों को यही सिखाया गया। इस अभ्यास सत्र में सैनिकों को आगे बढ़ना जमीन, हवा या पानी में या संयुक्त रूप से सामने आई किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए बलों के विभिन्न जटिल अभियान शामिल थे। इस अभ्यास का मकसद उभरते खतरों से निपटने के लिए व्यापक समन्वय और उनके बीच परिचालन डेटा साझा करना था। एक्सरसाइज सागर शक्ति इस क्रीक सेक्टर में की गई, जिसके अंदर सारी एजेंसीज, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, मैरीन पुलिस, BSF, सभी लोगों ने मिल करके इसमें काम किया और जो इसके इंटीग्रेशन का इशू था उसको बहुत कामयाब तरीके से एड्रेस किया। केंद्रीय रेल, कोयला एवं खान राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे और इरकॉन के अधिकारियों के साथ सेवक से रंगपुर रेल लाइन के निर्माण का जायजा लिया। इस दौरान राव साहेब पाटिल दानवे ने सुरंग 1 से सुरंग 7 तक का और पुल संख्या 3 का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि सेवक रंगपुर रेल परियोजना की लंबाई 44.96 किलोमीटर है। इस परियोजना में कुल 14 सुरंग है और 13 बड़े पुल हैं। खास बात यह है कि ये परियोजना देश की राजधानी दिल्ली को देश के अलग अलग भागों से जोड़ने की योजना का हिस्सा है और इसके तहत जल्द ही सिक्किम भी रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा। सेवक रंगपुर तक बन रही रेलवे लाइन में सुरंगों की कुल लंबाई 38.686 किलोमीटर है, जिनमें 11.7 किलोमीटर सुरंग बनाई जा चुकी है और हर महीने लगभग 1 किलोमीटर की सुरंग बनाई जा रही है। हालांकि इस योजना का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय रेल, कोयला एवं खान राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल ने कहा कि इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य सिक्किम के अंतिम भाग नाथुला तक पहुंचना है। नाथुला भारत चीन सीमा पर बसा है और वहां तक ट्रेन पहुंचाकर चीन को करारा जवाब देने की तैयारी है। पहाड़ी पे जो लोग रहते हैं वो कभी राजधानी जाना है या कभी देश के और कई हिस्सों में जाना है तो उनके लिए यातायात का कोई प्रावधान नहीं है, वो भी एक होगा। और हमारा यहाँ पर मिलिट्री एरिया है, उसके लिए भी उसका बहुत सारा फायदा होगा। मेरठ में कई आपराधिक मामलों में आरोपी कबाड़ कारोबारी हाजी इकबाल के खिलाफ यूपी पुलिस ने शिकंजा कस दिया है और पुलिस ने उसकी करीब 10 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क कर ली है। गिरोह बनाकर अपराध करने वालों के खिलाफ चलाए गए अभियान में मेरठ पुलिस हाजी इकबाल के घर के बाहर दल बल के साथ पहुंची।
तो इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल को देखते ही इलाके में खलबली मच गई। हाजी इकबाल के 2 आलीशान घरों का मुआयना करने के बाद यूपी पुलिस के बड़े अधिकारी हैरान रह गए। घरों को देखने के बाद पुलिस ने इसे मीडिया के कैमरों के सामने सील कर इसके बाहर जिला अधिकारी का नोटिस चिपका दिया। इसके बाद यहाँ न केवल मुनादी कराई गई बल्कि एसएसपी ने खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश को पढ़कर सुनाया। ये हाजी इकबाल और इसके 3 पुत्र अफजाल, इमरान और अबरार, इन तीनों के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर मुकदमा अपराध संख्या 219/21 गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ। इनका पुराना आपराधिक इतिहास काफी विस्तृत है। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी इन्होंने इन पे मुकदमे पंजीकृत थे। पुलिस ने सार्वजनिक रूप से हाजी इकबाल पर लगे आरोपों का ब्यौरा दिया और उसके 2 घरों को जब्त करने की कार्रवाई का जिक्र भी किया, जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ आंकी गई। मुंबई से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां के भायकला रेलवे स्टेशन पर एक महिला का ट्रेन में चढ़ते वक्त पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ी। दरअसल महिला यात्री चलती लोकल ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और चलती ट्रेन से नीचे गिर पड़ी। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 महिलाएं ट्रेन की तरफ बढ़ती नजर आई। जब तक वो ट्रेन के करीब पहुंचती, ट्रेन रेंगना शुरू कर चुकी थी। इस दौरान एक महिला तो डिब्बे में सवार हो गई, लेकिन रफ्तार तेज होने की वजह से दूसरी महिला का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ी। उस महिला को मुश्किल में देख वहां मौजूद एक महिला आरपीएफ जवान तेजी से उसकी तरफ झपटी और फुर्ती दिखाते हुए उसे प्लेटफॉर्म पर खींच लिया। इस दौरान एक दूसरे आदमी ने भी उसकी मदद की। आरपीएफ जवान की हिम्मत और तेजी की वजह से उस महिला यात्री की जान बच गई और उसे मामूली चोटें ही आई। मुंबई की लोकल ट्रेनों में ऐसे हादसे रोकने के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी गई है, लेकिन ट्रेन छुट्टी दिखती है तो चलती ट्रेन में चढ़ने की आदत से लोग बाज नहीं आते। भायकला स्टेशन पर भी 40 से 42 साल की इस महिला ने वही किया, जिसका वीडियो सेंट्रल रेलवे ने ट्वीट किया है। मन को मोह लेने वाले इस संबलपुरी नृत्य का आयोजन झारसुगुड़ा में उस वक्त हुआ जब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ओडिशा के झारसुगुड़ा में पहुंचे थे। दरअसल उड़ान योजना के तहत झारसुगुड़ा एयरपोर्ट को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं। उसी उपलक्ष्य में झारसुगुड़ा में उड़ान महोत्सव का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित उड़ान महोत्सव में झारसुगुड़ा में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें संबलपुरी नृत्य से लेकर विश्व मत्स्य दिवस के मौके पर मत्स्य जीवों के परिवारों के छात्र छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप प्रदान किए गए। आपको बता दें कि उड़ान योजना के तहत झारसुगुड़ा वीर सुरेंद्र साय एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था और महज 3 साल में झारसुगुड़ा एयरपोर्ट ने देश भर में सबसे सफल एयरपोर्ट का खिताब अपने नाम कर लिया है। जो लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक नहीं जा पाते थे, चाहे वो धार्मिक कारण हो, चाहे वो व्यापारिक कारण हो, चाहे वो औद्योगिक कारण हो, चाहे वो पारिवारिक कारण हो और चाहे वो सेना का कारण हो, ये सब सेतु के रूप में अगर कुछ संभव हो पाया है तो उड़ान के आधार पे संभव हो पाया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में बनने वाले इस नए एयरपोर्ट की आधारशिला 25 नवंबर को खुद प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। लिहाजा इस आधारशिला कार्यक्रम की तैयारियों के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक रखी है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जेवर में बनने वाला एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक एयरपोर्ट होगा। बनने के बाद एयरपोर्ट कैसा दिखेगा, इसका एक एनिमेशन वीडियो भी जारी किया गया है। दावा किया जा रहा है कि ये देश का पहला ग्रीन एयरपोर्ट होगा, जिसमें कार्बन एमिशन 0 होगा, मतलब ये कि जरा भी प्रदूषण नहीं होगा। आप देख सकते हैं इस पूरे के पूरे एरिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा। जेवर में बनने वाले इस एयरपोर्ट का नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट को बनाने का काम कई चरणों में पूरा होगा, जिसका पहला चरण अक्टूबर 2024 में पूरा करने की योजना है। 13 से 34 हेक्टेयर में जिसका ये शिलान्यास हो रहा है, ये 70 मिलियन पैसेंजर के लिए है। माना जा रहा है कि ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बेहद अहम साबित होगा और इससे करीब 6 से 7 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लखनऊ का चिड़ियाघर 29 नवंबर को शताब्दी समारोह मनाने जा रहा है और इस दिन को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ उस दिन चिड़ियाघर पहुंचेंगे और शताब्दी स्तंभ का उद्घाटन करने के साथ ही पीलीभीत से आए 4 टाइगर्स का नाम भी रखेंगे। 3 किलोमीटर में फैला 5000 पेड़ पौधों की छांव लिए और 1000 से ज्यादा वन्य जीवों के बीच लखनऊ चिड़ियाघर 100 साल का होने जा रहा है। 29 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ इस पल को खास बनाने के लिए पहुंचेंगे
और शताब्दी स्तंभ का उद्घाटन भी करेंगे। इस वक्त चिड़ियाघर में आकर्षण का केंद्र पीलीभीत से आए 4 टाइगर बने हुए हैं, जिनको देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं और 29 नवंबर को सीएम इन शावकों का नाम भी रखेंगे। ये हम जितनी भी प्रतियोगिताएं करा रहे हैं वहाँ पे हमने एक बॉक्स रख रखा है और सारे बच्चों से हम अनुरोध करते हैं कि इन शावकों के नाम रखने के लिए अपने अपने सुझाव दें। जो बच्चों के सुझाव आएंगे हम लोग फिर जो है माननीय मुख्यमंत्री से उनका नामकरण कराएंगे चारों शावकों। इस चिड़ियाघर की शुरुआत 29 नवंबर 1921 को प्रिंस वाल्स के स्वागत के लिए की गई थी। लखनऊ चिड़ियाघर को पहले बनारसी बाग के नाम से भी जाना जाता था। बनारस से आए आम के पेड़ों की वजह से चिड़ियाघर का नाम बनारसी बाग पड़ गया था। अंग्रेजी काल में इसका नाम प्रिंस वाल्स जूलॉजिकल गार्डन ट्रस्ट हो गया। लखनऊ चिड़ियाघर के बाद 2015 में नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के नाम से भी जाना जाने लगा और ये प्रदेश का सबसे पुराना चिड़ियाघर भी है। उत्तर भारत के सबसे बड़े चिड़ियाघर में घूमने का मजा अब यहाँ आने वाले लोग साइकिल से उठा सकेंगे। 76 हेक्टेयर में बने इस चिड़ियाघर में घूमने और हर हिस्से में जाकर वन्य जीवों को देखने के दौरान दर्शक थककर चूर हो जाते थे। दर्शकों की मांग पर ही इस चिड़ियाघर में दर्शकों के लिए साइकिल की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि कानपुर चिड़ियाघर को आधुनिक बनाने के लिए जू प्रशासन ने एक कंपनी से करार किया है, जो इसका स्वरूप बदलकर इसे नए अंदाज में दर्शकों के सामने ला रही है। उसी कड़ी में चिड़ियाघर में ऑनलाइन टिकट बुकिंग और साइकिल जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि जू के अंदर इतना अच्छा हम लोगों ने सेटअप डाला है और ये साइकिल चलाने के लिए लोग बुजुर्ग से लेके बच्चे हो गए, टीनेजर हो गए, एडल्ट फीमेल हो गए, मेल हो गए, सभी लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं हम लोगों को। इतने सुंदर प्राकृतिक वातावरण में आदमी हर कोने कोने में जाना चाहता है, तो 11 नंबर का पैर तो संभव नहीं होता है, इसलिए हमने साइकिल का चलाने का आइडिया बनाया। ताजमहल के साये में जब बच्चों को निबंध लिखने की प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सैकड़ों बच्चे यहाँ निबंध लिखने आ गए और अपनी अपनी जगह पर बैठकर प्रदूषण से स्मारकों पर प्रभाव टॉपिक पर अपने अपने विचार लिखने लगे। आपको बता दें कि आगरा और आसपास के क्षेत्रों में भारी वायु प्रदूषण की वजह से सफेद संगमरमर से बने ताजमहल का रंग बदरंग हो रहा है और ऐसी स्थिति में यहाँ के बच्चों को जागरूक करने के लिए ही इस निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ताजमहल में लेखन प्रतियोगिता का रखा गया है और उसका एक टॉपिक दिया गया है कि स्मारकों के ऊपर पर्यावरण का क्या प्रभाव है। आपको बता दें कि ताजमहल के बदरंग होने की वजह पार्टिकुलेट मैटर है, जिससे दिल्ली और गंगा के मैदानी भागों में स्थित तमाम दूसरे शहर भी जूझ रहे हैं। इसके अलावा कूड़ा जलाए जाने की वजह से जो धुआं और राख हवा में उड़ती है वो उड़कर ताजमहल पर जाकर बैठ जाती है, जिससे उसके रंग में अंतर आता है। सर्दियां बढ़ते ही उत्तराखंड के वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व में विदेशी पक्षियों की संख्या भी बढ़ने लगी है और अब तक 4000 से अधिक विदेशी पक्षी आसन बैराज को अपना आशियाना भी बना चुके हैं। आपको बता दें कि सर्दियों की शुरुआत के साथ ही वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व आसन में विदेशी पक्षियों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ आने वाले विदेशी पक्षियों में ज्यादातर परिंदे साइबेरिया से आते हैं। हम घूमने आए थे, बहुत अच्छा अट्रैक्टिंग व्यू है इधर, बहुत माइग्रेटिंग बर्ड्स एंड ऑल सब सीनरी सब बहुत अट्रैक्टिंग है। अगर आपको इधर घूमने आना है तो आप ज़रूर आ सकते हैं। इन विदेशी मेहमानों के आने से पर्यटक और पक्षी प्रेमी उत्साहित हैं, जबकि वन विभाग भी इनकी सुरक्षा में जुटा हुआ है। अगर आप भी इन विदेशी मेहमानों की चहचहाट को पास से सुनना और देखना चाहते हैं तो चले आइए आसन और महसूस कीजिए कुदरत की सबसे सुरीली आवाज को। तस्वीरें देखकर जरूर मुंह में पानी आ गया होगा। भूख भले ही न लगी हो, लेकिन इन डिशेस का लुत्फ उठाने के लिए जी तो मचल ही रहा होगा। और तो और जिन लोगों को भूख लगी होगी उसके पेट में तो 100 चूहे ऊधम मचा रहे होंगे। जिन तस्वीरों को देखकर मुंह में पानी आ रहा है वो तस्वीरें गुजरात के वडोदरा में आयोजित फूड फेस्टिवल की है। महाराजा सायाजी राव यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित इस कॉलेज फूड फेस्टिवल में सिर्फ भारत या पड़ोसी देशों से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से स्टूडेंट आए हैं और वो अपने अपने देशों के व्यंजन बनाकर लोगों को अपने स्टॉल पर खींच रहे हैं। आपको बता दें कि महाराजा सायाजी राव यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित इस कॉलेज फूड फेस्टिवल में 52 देशों के 200 से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हुए हैं। खास बात यह है कि इस इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में आने वालों को एक ही जगह पर 52 देशों के व्यंजनों का लुत्फ उठाने का मौका मिल रहा है। Nanish from Tajikistan. We are representing my country foods here. So we prepared osh, ugro and samosa.
I am Sakina Nazari from Afghanistan, and today is food festival, and we supposed to make our traditional food.